आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की मार्केट लीडर है। टेक्सटाइल के अलावा इस कंपनी का बिजनेस पेपर, पावर और इसके अलावा केमिकल सेक्टर के अंदर भी फैला हुआ है। अगर आप इसका नाम पहचान चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में और बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। चलिए जल्दी से बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। ट्राइडेंट ग्रुप को स्टार्ट किया था मिस्टर राजेंद्र गुप्ता ने और इसको 1990 के अंदर स्टार्ट किया गया था लुधियाना पंजाब के अंदर। और ये उस टाइम के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने ट्राइडेंट ग्रुप को स्टार्ट किया था। दोस्तों, जब ट्राइडेंट ग्रुप को 1990 के अंदर स्टार्ट किया गया था तो सबसे पहले अपना बिजनेस केमिकल और इसके अलावा कॉटन यार्न के अंदर करता था, जिसके बाद 1995 के अंदर इन्होंने सबसे पहले टेरी टॉवल बनाना स्टार्ट किया और 1999 के अंदर इन्होंने अपना खुद का एक इंडस्ट्री लगाया जहां पे ये सब चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करते आए थे। ट्राइडेंट ग्रुप के फाउंडर मिस्टर राजेंद्र गुप्ता को 2007 के अंदर इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया था। दोस्तों, पूरा ट्राइडेंट ग्रुप 3 बिलियन यूएस डॉलर्स के वैल्यूएशन पे आज के टाइम पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो ये टेरी टॉवल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, इस पूरे सेगमेंट के अंदर ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा ये 150 कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को रन करती है, जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी करती आई है। ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में और बात की जाए तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि व्हीट स्ट्रॉ से पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करती आई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि पूरे बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके चलते ये कंपनी ने अपना ही पावर जनरेशन सेंटर लगाया हुआ है जिसकी टोटल कैपेसिटी 50 मेगावाट की है, जो कि अपने प्लांट्स को रन करने में यूज की जाती है। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो मेजरली ये 2 जगह पे सिचुएटेड है। सबसे पहला बरनाला पंजाब के अंदर, जहां पे पंजाब के अंदर ही कंपनी को स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बुधनी के अंदर भी कंपनी का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जहां पे चीजों को मैन्युफैक्चर करते आए हैं। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के बारे में और कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो इसके अंदर डिटेल में जाने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है और वो देखा भी जा सकता है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था उसमें से 84% इनका टेक्सटाइल सेक्टर से निकल के आया। कंपनी का जियोग्राफी वाइज कहां से कितना रेवेन्यू आता है, और ये सारे नंबर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी का 32% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और कंपनी का 68% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी बड़ा है। यहां पे अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं तो 84% कंपनी का रेवेन्यू टेक्सटाइल से, तो 16% कंपनी का रेवेन्यू पेपर एंड केमिकल सेगमेंट से निकल के आता है। तो दोस्तों, यहां पे अगर टेक्सटाइल बिजनेस को और डेप्थ में समझने का ट्राई करें तो इसका जो टोटल 84% रेवेन्यू आता है उनको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। सबसे पहला जो 27% इनका कंट्रीब्यूशन है वो कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग से आता है। बाकी का बचा हुआ 57% इनका होम टेक्सटाइल से निकल के आता है, जहां पे लिनन प्रोडक्ट्स और इसके अलावा टॉवल्स वगैरह बनाते आए हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल के अंदर कंपनी टेरी क्लोथ्स को बनाती है जो कि बार टॉवल्स के अंदर यूज किया जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में डिटेल में बात करने के बाद आप चलिए देखते हैं कि ट्राइडेंट ग्रुप के वो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनके नाम से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते आए हैं। कंपनी के बेड, बाथ और इसके अलावा बेडिंग के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांड्स हैं। इन्होंने अपने ब्रांड्स को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल ब्रांड्स एंड सेकंड डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल ब्रांड्स। दोस्तों, इन ब्रांड्स के अलावा भी कंपनी बहुत बड़े बड़े मेगा स्टोर्स को अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, डायरेक्टली उनको सेल करती है, जहां पे कुछ नाम आते हैं बिग बाजार और डीमार्ट जैसे, जहां पे आपको अलग अलग क्लोथिंग देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि वहां पे ट्राइडेंट का भी क्लोथ आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं केमिकल सेक्टर की, क्योंकि हमने आपको यह भी बताया था कि कंपनी का केमिकल के अंदर भी बिजनेस है, तो केमिकल सेगमेंट के अंदर कंपनी मेनली सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करती आई है। कंपनी के बाद अब चलिए जल्दी से बात करते हैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में, जहां पे समझने का ट्राई करेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री कैसे ग्रो की है पिछले कुछ सालों में और आने वाले टाइम में कैसे ग्रो कर सकती है। दोस्तों, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर दूसरे नंबर पे आती है और इसके अलावा ये पूरे इंडिया के अंदर 45 मिलियन की इंप्लॉयमेंट जनरेट करती आई है।
कुछ और अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, तो पूरा इंडस्ट्रियल आउटपुट में इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 7% का है। अगर मैं जीडीपी आउटपुट की बात करूं तो वहां पे इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 2% का है। अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो वहां पे इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 12% के आसपास का है। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से 60% पूरी इंडस्ट्री कॉटन पे डिपेंड करती है, और कॉटन प्रोडक्ट्स में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है, जो प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करता है बाकी दुनिया के। 2010 से लेकर 2019 के बीच में पूरी इंडस्ट्री 3% के कंपाउंडिंग रेट पे ग्रो की है, और आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2019 से लेके 2025 तक ये पूरी इंडस्ट्री 3% के कंपाउंडिंग रेट पे ग्रो करेगी। अगर मैं आपको क्वांटम बताऊं तो 2020 के अंदर पूरी टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर पूरे वर्ल्ड का 775 बिलियन यूएस डॉलर्स पे वैल्यू किया गया था, और ये माना जा रहा है कि 2025 तक ये नंबर बढ़ के 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पे पहुंच जाएगा। तो पूरे सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे सेगमेंट की ग्रोथ के अंदर ये कंपनी खुद को कैसे भी ग्रो करती है। अभी जो मैंने आपको नंबर बताए थे वो वर्ल्ड की टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बताए थे। अभी अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है, और यहां पे ग्रोथ स्टोरी और ज्यादा बेटर है अगर आप वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2011 से लेकर 2020 तक कंपाउंडिंग ग्रोथ 9% पे ग्रो किया था, जो कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। और यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 से लेकर 2026 तक ये पूरा सेक्टर 10% के कंपाउंडिंग ग्रोथ पे ग्रो करेगा, जो कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर ये नंबर 3% के आसपास का माना गया था। इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और इसको कंपेयर करने का ट्राई करेंगे इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ। ट्राइडेंट ग्रुप को वेल्सपन और इसके अलावा इंडो काउंट के साथ कंपेयर किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ट्राइडेंट सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,800 करोड़ के आसपास का है। वहीं पे प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 36.8 का है। वहीं पे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशो काफी कम है। तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशो के अलावा प्राइस टू बुक रेशो की बात करें, वो भी कंपनी का ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, जो कि 7.77 के आसपास का है। डेट टू इक्विटी की बात करूं तो कंपनी के ऊपर डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जो कि 0.37 के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 10.5% है, जो कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम माना जा सकता है। पिछले 1 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, जो कि 254% के आसपास का है, और पिछले 5 साल के अंदर कंपनी की सेल्स के अंदर 4.28% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस का, जो कि जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सबसे पहले बात करूंगा स्ट्रेंथ की, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी की है कंपनी का ब्रांड नेम। कंपनी का ब्रांड नेम और कंपनी का जो रीच है 150 कंट्रीज के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वो कंपनी को बहुत अच्छा एक्सेस देता है इनके कस्टमर्स का, जहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। सेकंड कंपनी का स्ट्रेंथ है कंपनी का क्वालिटी एंड इनोवेशन, जो कि कंपनी को हेल्प करता है बड़े ब्रांड्स के साथ इंटीग्रेशन करने में। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी के मेजर ब्रांड्स वॉलमार्ट, इसके अलावा इकिया भी हैं, जिनके थ्रू ये कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाती है। स्ट्रेंथ के बाद बात करते हैं वीकनेस की। सबसे बड़ा वीकनेस टेक्सटाइल सेक्टर का है कि ये बहुत बड़े तरीके से डिपेंड करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर, क्योंकि उससे टेक्सटाइल को बनाया जाता है। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वो बहुत हद तक डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर वहां पे कुछ भी बुरा असर होता है तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट वीकनेस या मैं बोलूंगा रिस्क, जहां पे कंपनी को कंसंट्रेट करना चाहिए, वो है कंपनी का कंसंट्रेशन रिस्क ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि कंपनी का टॉप कस्टमर से 18% का रेवेन्यू आता है और टॉप 5 कस्टमर से कंपनी का 41% का रेवेन्यू आता है। तो यहां पे जब भी कंपनी का कंसंट्रेशन किसी कम कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा होता है तो उनको अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि अगर यहां में से एक भी कस्टमर चला जाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, एंड में मैं बात करना चाहूंगा वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया के लिए ही इसकी ग्रोथ स्टोरी। इसके अलावा रिसेंट में जो यूएस ने कॉटन इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया था जो चाइना से किए जाते थे, जिसके बाद इस पूरे सेक्टर को बहुत अच्छा और पॉजिटिव पुश मिला था, जहां से बहुत बड़ा बेनिफिट ट्राइडेंट ग्रुप को भी हुआ था। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी ने अपने कैपेसिटी को पहले से ही बढ़ा लिया है और आने वाले टाइम में और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप बाकी सब रिस्क को देख लेंगे और आने वाले टाइम में एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।